प्रदेश में अब 6 सीटों पर होगा उपचुनाव। अमृतलाल मीणा के निधन के बाद बदला समीकरण। सलुम्बर विधानसभा सीट विधायक थे अमृतलाल। बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के साथ ही अब राज्य की आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। जाहिर है बीजेपी को अब कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब से पहले जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने थे उनमें से 3 कांग्रेस और एक बीएपी रालोपा के पास थी, लेकिन सलुम्बर से विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद अब 6 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। 5 उपचुनाव पहले से है और छठा एक और है। भारतीय जनता पार्टी सभी 6 सीटों पर विचार करेगी, जीतने का लक्ष्य लेकर चलेगी, आम जन का विश्वास जीतेगी और हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है और धरातल उतारने का जो रात और दिन प्रयास हो रहा है उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे और आदरणीय मीणा साहब की जो अभी सीट आज उनके निधन से कारण खाली हुई है उस पर भी हम अवश्य जीत दर्ज कराएंगे। सलुम्बर के अलावा अब जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होगा उसमें 84, देवली, उनियारा, नागौर, झुंझुनू, दौसा शामिल है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इस महीने उपचुनाव की तिथि घोषित कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर रखी हैं। इन सभी सीटों पर तैयारियों का जिम्मा अलग अलग नेताओं को दिया गया है। और ये जो 5 या 6 उपचुनाव है इसकी भी पार्टी ने पूरी तरह से व्यवस्था की है। हमारे संगठन के कार्यकर्ता, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं और वो सब भी कार्रवाई कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि जनता का दिल जीत करके 500 चुनाव हम जीतें और छठा जो आज खाली हुआ है उसको भी हम अवश्य जीतेंगे। ऐसी हमारी जनता से अपेक्षा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, जनता पर भरोसा है। बीजेपी यहां विधानसभा चुनाव हारी, इसलिए माना जा रहा है कुछ सीटों पर पार्टी चेहरे बदलेगी। फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी से छिटकी उन जातियों को अपने करीब लाने पर है जिनके कांग्रेस में शिफ्ट हो जाने से बीजेपी ने केवल इन सीटों पर विधानसभा चुनाव हारी, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी उसे 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान के 5 विधानसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के काम के आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। 5 विधानसभा क्षेत्रों में 4 प्रभावशाली नेताओं को इस चुनाव की तैयारी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। भ्रम के कारण से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में कम सीटें, कम अंतर से हम लोग हारे हैं। अब हमारा प्रयास होगा कि 5 सीटों को मजबूती के साथ ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, ऐसी व्यूह रचना हम लोग बना रहे हैं। बहरहाल बीजेपी का 5 विधानसभा सीटों पर बूथ को मजबूत करने का अभियान अंतिम चरण में है, तो शक्ति केंद्रों पर भी पार्टी ने विरोधियों को घेरने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई है। पर लाख टके का सवाल यही है कि क्या बीजेपी सभी सीटों पर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की तलाश कर पाएगी। बीजेपी विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी। मतदाताओं को यही भरोसा दिलाने की कोशिश होगी कि अगर आपका विधायक बीजेपी का होगा तो फिर इलाके में न केवल विकास की गंगा बहेगी बल्कि इलाके का पिछड़ापन भी दूर हो जाएगा। मगर इन तमाम चीजों से पहले बीजेपी को सामाजिक समीकरण भी साधने होंगे, तब कहीं जाकर मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में इन्हीं सीटों पर बीजेपी को सामाजिक समीकरण बिगड़ने की सजा भुगतनी पड़ी है और पार्टी की यहां पर हार हुई है। देखना है पुरानी गलतियों से बीजेपी इस उपचुनाव में किस तरह की सीख लेती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। चलिए अब बात करेंगे वक्फ बिल की, जिस पर बवाल है। राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानुखा बुधवाली ने केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड के कानूनों में संशोधन के लिए पारित बिल पर विरोध जताया है। संशोधित बिल को बीजेपी की मानसिकता के आधार पर तैयार करने के आरोप लगाए हैं, जिससे धर्म विशेष को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड के साथ साथ दूसरे धार्मिक स्थलों की संपत्तियों पर भी कानूनी अड़चनें सामने आ सकती है, उन्होंने कहा। साथ ही वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि इस मामले में अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे। खानुखा बुधवाली से बात की है हमारे संवाददाता राकेश शर्मा।
सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन लाने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया है। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान जी हैं। किस तरीके से सर इस पूरे उसको देखते हैं आप, जो केंद्र सरकार जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के एक्ट में जो परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है? देखिए, आज जो जिस तरह से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये इसकी एक्सरसाइज चल रही थी, पिछली बार जब स्मृति ईरानी जी जब इस डिपार्टमेंट के मंत्री थी, कई बार मीटिंग्स भी हुई और इस पर हमने कुछ इश्यूज़ पे ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन हमें उसी दिन अंदेशा लग गया था कि अमेंडमेंट करना चाहेंगे। लेकिन आज ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को में जिस संविधान को लोकसभा और राज्यसभा ने बनाया, उसी को आज ऐसी क्या चीज़ आ गई जो इसमें वक्फ एक्ट में परिवर्तन करने की बात आ गई। ये परिवर्तन करना एक सामाजिक या द्वेषता कहिए, उनकी मानसिकता कहिए, अगर वो करते संविधान के दायरे में रख के सभी मजहबात की जो इस तरह की जो थी कॉन्स्टिट्यूशन, जो लैंड्स थी या किसी इस तरह से थी, सब पे लेके आते तो एक अच्छा लगता, और उसमें कहीं ना कहीं सारे जगह पे उन लोगों को मेंबर्स बनाते तो अच्छा लगता। लेकिन केवल ऐसी क्या नौबत आ गई जो इस वक्त में अमेंडमेंट करने की, जो इस भाजपा सरकार को ऐसी परिस्थिति बनी। अब चूंकि लोकसभा में बिल पेश किया गया है और जिस तरीके से आर्टिकल 40 और सेक्शन 85 दोनों में जो चेंजेस की बात की जा रही है, किस तरह का असर इससे होगा? देखिए, बिल्कुल असर तो होगा। इसमें जो 40 जो सेक्शन जो है उसके अंदर भी आप वक्फ में जो जिसकी मंशा के मुताबिक वो जाति धर्म के लोग से वक्फ की लैंड नहीं बनी। जिस रियासत में जहाँ वक्फ की लैंड, जो मंदिर या कहिए मस्जिद कहिए, कब्रिस्तान कहिए, दरगाहें कहिए, जिसमें वहाँ के राजा नवाब या जो ज़मीन लैंड करते थे, उस पर उस संस्थाओं का उसमें नगद के बजाय उनसे आमदनी से काम चलता था और उस पर कोई इंक्रोच करता था। वक्फ की जो मनसा के मुताबिक जो वक्फ होता था, कई बार रेवेन्यू में इंदराज नहीं होना, वक्फ में इंदराज है, तो लोग उसको मानते थे ये वक्फ की लैंड है, और उसमें वो कुछ समय पीरियड से भी ज़्यादा अनलिमिटेड टाइम्स देवस्थान और वक्फ बोर्ड में सेम पोजीशन थी कि इसमें कभी भी अपील भी जा सकता है। ये इसको अपील को खारिज करना और इसको कलेक्टर को पावर देना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कमिश्नर के रूप में जो हमारे जो काम करता था उसको ख़त्म करना, ये इनकी मंशा क्लियर कट नहीं है। जिससे वक्फ को दायरे को सीमित करना, ये मतलब आज इनको सोचने को चाहिए कि ये इस लैंड जो है ये धार्मिक लोगों के द्वारा दान दी हुई लैंड है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष की लैंड नहीं थी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं अलवर जिला कांग्रेस ने बिजली कटौती, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर के मिनी सचिवालय के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये सरकार जो है, जो एक इसलिए विश्वास खो चुकी है, 8 महीने के अंदर ही ये सरकार फेल हो चुकी है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बिजली के दर इनने जो बढ़ा दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन हो चुकी है, जिस तरह का महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ की इस पूरी प्रदेश के अंदर जिस तरह से इन्हें धोखा दिया है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान सरकार कर रही है और जयपुर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भी संगठन धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, एक भी संगठन को अनुमति सरकार के द्वारा नहीं दी गई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छात्र संघ की डिमांड जो बच्चे कर रहे हैं उन पे राजकार्य का पौधा लगाया का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ एक घोर अत्याचार बच्चों पे किया जा रहा है। पहले कभी भी इस प्रकार के आंदोलन होते रहे हैं, हमेशा 151 में बच्चों को बैठाते थे, लेकिन ये सरकार बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए उन पे राजकार्य का बाधा का मुकदमा जो लगा रही है, ये गलत है। तो वहीं अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड 1992 को लेकर के आज फैसला टल गया। अब कोर्ट 20 अगस्त को इस पर फैसला सुनाएगा। 32 साल पुराने इस केस में फैसले का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब 12 दिन का और इंतजार करना लंबा नहीं है, लेकिन कोर्ट में इसी तरह से तारीख दर तारीख समय गुजरता गया और 34 साल बाद भी अभी फैसले का ही इंतजार है। रिपोर्ट करीब 32 साल पहले 1992 में अजमेर में हुए रेप और ब्लैकमेल कांड के खुलासे से पूरा राजस्थान सन्न रह गया। देखते ही देखते यह केस देश भर में चर्चित हो गया था।
लड़कियों के अश्लील फोटो खींचकर उनको ब्लैकमेल कर रेप करने के इस केस ने देश प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। 32 साल के लंबे कानूनी सफर में 18 आरोपियों में अब 6 आरोपियों पर 20 अगस्त को फैसला आएगा। 4 दोषियों को हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का आदेश दिया था। परवेज अंसारी, महेश लुधानी, हरीश तोलानी, कैलाश सोनी को हाईकोर्ट ने सजा पूरी होने पर रिहा करने का आदेश दिया था। उधर 4 अन्य दोषी सुप्रीम कोर्ट से सजा कम होने पर रिहा हो गए थे। इशरत अली, अनवर चिश्ती, मोइनुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, शमशुद्दीन उर्फ माराडोना सुप्रीम कोर्ट से सजा कम होने पर रिहा हो गए थे। दोषी फारूक चिश्ती भी सजा पूरी होने पर जेल से रिहा हो चुका है। एक आरोपी पुरुषोत्तम ने ट्रायल के दौरान जमानत मिलने पर खुदकुशी कर ली थी, जबकि एक आरोपी अलमास महाराज अमेरिका फरार हो गया था। वहीं एक आरोपी जमील चिश्ती का कुकर मामले में अलग से ट्रायल चल रहा है। अब 6 और आरोपियों का ट्रायल पूरा हो चुका है, लेकिन एक आरोपी के कोर्ट नहीं पहुंचने पर 20 अगस्त तक फैसला टल गया है। अब पॉक्सो कोर्ट 20 अगस्त को 6 आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सुहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन की मौजूदगी में फैसला सुनाएगा। अजमेर में जो पुराना महिलाओं से संबंधित 1992 में ब्लैकमेल कांड के नाम से संबोधित एक मामला था, जिसमें महिलाओं के साथ में रेप होना और वो बताया गया था। उसमें आज 6 मुल्जिमान का फैसला होना था, परंतु एक मुल्जिम इकबाल भाटी के बीमार होने के कारण उसका लीवर का ऑपरेशन हुआ, इस वजह से वो बॉम्बे से नहीं आ पाया, इसलिए फैसला टल गया और 20 तारीख दी गई है तक, और न्यायालय ने निर्देश दिए कि 20 तारीख को उस मुलजिम को किसी परिस्थिति में उपस्थित रखा जाए ताकि जजमेंट सुना जा सके। हमारे द्वारा 104 गवाह जो है सबसे अंतिम विचारण जो था उसमें न्यायालय में पेश किए गए हैं। लगभग 245 जो है दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं और अन्य जो साक्ष्य था वो भी हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब कोई इसमें बहस बाकी है या कुछ? नहीं, अब तो निर्णय सुनाया जाएगा। बहस, हाँ। 32 साल पहले अजमेर में हुए इस खौफनाक कांड ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, लेकिन अब जब आरोपी सजा के मुहाने पर पहुंच गए हैं तो हर कोई चाहता है कि कोर्ट का फैसला ऐसे अपराधियों के लिए एक सबक बने, ताकि फिर दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। अशोक सिंह भाटी, न्यूज़ 18 अजमेर। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है चूरू के रतनगढ़ से, जहां पर युवती को अगवा करके उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती के साथ लूट की वारदात भी की गई है। घटना के बाद गांव से 24 किलोमीटर दूर इस युवती को छोड़ा। ग्रामीणों के सहयोग से परिजन युवती के पास तक पहुंचे हैं। इस घटना को लेकर रतनगढ़ पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, गांव रामसीसर के मेघाराम और उसके एक अन्य साथी पर गैंगरेप के आरोप है। तो पहले युवती को अगवा किया बदमाशों ने, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया, लूट की वारदात को अंजाम दिया, उसे बीच रास्ते में पटक कर भाग गए। चूरू के रतनगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर, जहां युवती को अगवा करके युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से परिजन इस युवती के पास तक पहुंचे, केस दर्ज किया गया, पुलिस जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर। चूरू के रतनगढ़ से बहुत बड़ी खबर है, युवती को अगवा करके गैंगरेप की वारदात की गई है और गैंगरेप के बाद युवती के साथ लूट की वारदात भी की गई है। तो वहीं बीकानेर में ई बीट सिस्टम के जरिए बीट कांस्टेबल को मजबूत किया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधियों के डेटा को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि बीट कांस्टेबल के पास अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो। रिपोर्ट देखिए। ये उनकी FIR नंबर है 2021 से। बीकानेर में ई बीट सिस्टम से बीट कांस्टेबलों को मजबूती मिल रही है। एक क्लिक पर ही अपराधियों से जुड़ी तमाम जानकारी मिल जाती है। अब पुलिस के पास बीट वाइज सभी अपराधियों का रिकॉर्ड होगा जो बीट कांस्टेबल के पास रहे। FIR नंबर है 2021 से, ये भी उनके पिताजी का नाम है। पूरे राजस्थान पुलिस के द्वारा बीटों के सशक्तिकरण की बात चल रही है, जिसमें कि बीट कांस्टेबल को और भी सशक्त बनाया जा रहा है और इसमें यह प्रक्रिया शुरू की गई है कि जितने भी आपराधिक तत्व हैं उसके बीट के जो बीट कांस्टेबल हैं उनसे कनेक्टिविटी की गई है और बीट में रहने वाले सारे आपराधिक लोगों की कुंडली तैयार की जा रही है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों में
प्रत्येक पुलिस थाने में बीट वाइज अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड तैयार होगा। उस डेटा को ऑनलाइन कर लिंकअप किया जाएगा। ऐसे में बीट कांस्टेबल को उसके क्षेत्र के अपराधियों की पूरी जानकारी रहेगी और एक क्लिक करते ही रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। बीकानेर संभाग में 95% ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं उनको हम ऑनलाइन उनके जो प्रकरण उनके खिलाफ जो दर्ज हैं या जो भी कार्रवाई की गई है उसको अंदराज कर पाए हैं। इससे प्रथम दृष्टया तो ये है कि आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को पकड़ने में हमें मदद मिलेगी। इसके साथ ही कुछ एक आपराधिक तत्व हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं और जब ये बेल के समय जाते हैं तब उन सारे मुकदमों का इंदराज नहीं होता। तो अगर ऑनलाइन अगर मुकदमे रहेंगे तो इससे इनको बेल नहीं मिल पाएगा। हम कोर्ट में इनके बेल को खारिज करने की कार्रवाई भी कर पाएंगे। अपराधियों का डेटा ऑनलाइन होने से बीट कांस्टेबल उनकी गतिविधियों पर भी नजर रख सकेंगे। बीकानेर रेंज के चारों जिलों में अपराधियों का डेटा ऑनलाइन करने का करीब 91% काम पूरा कर लिया गया है। जितने भी अपराधी हैं उनकी करंट पता है, मोबाइल नंबर है, फोटो है, उनकी सारी आधार नंबर है, वो सारे इसके अंदर अपलोड हो रहे हैं और सारे बीट कांस्टेबल कर रहे हैं, जिससे उनको तामील करवाने में या किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में बहुत आसानी हो रही है। पहला रजिस्टर मेंटेन करने में और करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब ये ई बीट ऑनलाइन चालू करने से हमें बहुत आसानी हुई है। ये गौतम कुमार सुतार है। ई बीट सिस्टम पूरी तरह से लागू होने से अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस को सहायता मिलेगी। साथ ही दूसरे राज्य की पुलिस भी अपराधियों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन जांच कर सकेगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। और इसी बीच शाहपुरा से सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2 गांव के लोगों में लाठी भाटा जंग हुई है। तालाब की रपट निर्माण को लेकर के आपस में 2 गुट भिड़ गए और उसके बाद का नजारा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रतनपुरा छीतरपुरा के ग्रामीणों में जोरदार मारपीट होने की खबर मिल रही है। हमले में करीब 9 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को भीलवाड़ा रेफर किया गया है। पुलिस के पहुंचने पर ही यह मामला शांत हुआ। इससे पहले देखिए, ग्रामीण लाठियां लेकर के और इसके साथ साथ अन्य धारदार हथियार लेकर के आमने सामने हो गए, जिसमें लाठियों के साथ फावड़े और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं पत्थर भी एक दूसरे पर फेंके, एक दूसरे पर जमकर हमला किया। दरअसल ये बात बड़ी थी, आपस में पाल के निर्माण को लेकर के, तालाब की रपट निर्माण पर आपस में भिड़े हैं ये काम। शाहपुरा से सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। तो तालाब की रपट निर्माण को लेकर के शाहपुरा में रतनपुरा छीतरपुरा के ग्रामीण आपस में भिड़ गए, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। और इसी बीच बांसवाड़ा में पोषाहार में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पोषाहार की खिचड़ी से दाल गायब हो गई है और ऐसे में लाभार्थी पैकेट लेने से भी अब कतरा रहे हैं। आखिरकार चावल से गायब होकर दाल किसकी जेब में जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए। पोषाहार से दाल हुई गायब, खिचड़ी के नाम पर सिर्फ पीले चावल। भ्रष्टाचार की तस्वीरें सरकार के उन वादों को पलीता लगा रही हैं, जो जीरो करप्शन के दावे ठोकती हैं। कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार में गड़बड़ी की बू आ रही है। आलम यह है कि भ्रष्ट आला अधिकारियों और ठेकेदारों ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की खिचड़ी से मूंग की दाल ही गायब कर दी। अब पोषण के नाम पर सिर्फ पीले चावल खिलाए जा रहे हैं। ठेकेदार की जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, और इसमें मैं 100% कहता हूँ कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही ये होता है। ये मैडम कह रहे हैं जब पैकेट ले जाओ, ऐसे फटे हुए पैकेट आ रहे हैं, इसमें कीड़े लगे हुए हैं, वो चीज़ वापस नहीं ले जाने का कारण मतलब इसमें ठेकेदार की और अधिकारियों की पूरी मिलीभगत के कारण ये पूरा खेल रचा जा रहा है, जिससे हमारी महिलाएं और बच्चे असुरक्षित हैं। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे कि और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है, जहां पर स्पेन की टीम को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत को एक और ब्रॉन्ज मिला है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, पेरिस ओलंपिक्स में भारत को एक और ब्रॉन्ज मिला है। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। स्पेन की टीम को हॉकी टीम ने हरा करके ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया है। और इसी बीच पेरिस ओलंपिक से
भारत के लिए अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। स्पेन की टीम को भारतीय टीम ने हरा दिया है और इसी के साथ ही एक ब्रॉन्ज मेडल भारत को और मिल रहा है। ये सबसे बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी खबर है इस वक्त की। पेरिस ओलंपिक से अच्छी खबर, तो हॉकी में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया है और स्पेन की टीम को हराकर के मेडल पर कब्जा किया है। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पेरिस ओलंपिक्स में भारत को एक और ब्रॉन्ज मिला है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। हॉकी में भारत ने स्पेन को 2-1 से मात दी है। 2-1 से धूल चटाते हुए भारतीय हॉकी टीम ने परचम लहराया है जीत का और इसी के साथ ही देश को एक और ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक्स से खुश करने वाली खबर, बड़ी खबर है इस वक्त की। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को एक और ब्रॉन्ज हासिल हुआ है। भारतीय हॉकी टीम ने यहां पर स्पेन को करारी मात दी है। तो बड़ी खबर, लगातार उम्मीदें थी देश को और हॉकी टीम के खिलाड़ियों से, आखिरकार उन्होंने निराश नहीं किया। शानदार जीत दर्ज की है भारत ने स्पेन की टीम पर और इसी जीत की बदौलत भारत की झोली में आया है एक ब्रॉन्ज। हॉकी में भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। तो कड़ा मुकाबला और इसी के साथ ही आपको बता दें कि स्पेन की टीम को हरा करके भारत ने ब्रॉन्ज पर कब्जा जमा लिया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। भारत के खाते में एक और ब्रॉन्ज आया। हॉकी टीम में स्पेन को रोमांचक मैच में भारतीय टीम ने धूल चटा दी और पेरिस ओलंपिक में भारत अब तक 3 मेडल जीत चुका है। तीनों मेडल शूटिंग में मिले हैं और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी और 2 गोल जो हरमनप्रीत के भी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो उन्होंने देश की जीत दिलाने में जो है वो रोल प्ले किया। पंजाब हीरो रहा है इसमें, नहीं, पंजाब अदरवाइज भी हीरो है लेकिन हीरो इंडिया के साथ है, क्योंकि जब भारत की बात आती है तो पंजाब का उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो कंट्रीब्यूशन, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जो पिछला ब्रॉन्ज मेडल था, हाँ उसमें भी मेरा ख्याल हमने चंडीगढ़ में ही देखा था और मैं और मेरे जो कोच सुखबीर सिंह गरेवाल और जो हमारे स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे जो दोस्त हैं उमेश, वो भी हमारे साथ उसी में देख रहे थे। तो आज किस जीत के पीछे टीम को किसका कहेंगे कि ज्यादा इसने अच्छा किया? और नहीं, देखो टीम तो टीम होती है, हर आदमी का रोल होता है, क्योंकि अगर पेनल्टी कॉर्नर बनाया नहीं जाए तो हरमनप्रीत गोल कैसे करेगा और श्रीजेश डिफेंड नहीं करे तो हमारी टीम कैसे जीतेगी। तो हर प्लेयर का സ്റ്റിക്കിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നു, മക്കളുടെ പേര് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്തതാണ്. ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും റിട്ടയർമെന്റ് കരിയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസോടെ ഒരു വലിയ മേജർ ടൂർണമെന്റ് കളിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് റിട്ടയർമെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. അത് തന്നെ കായിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടം നേടിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമായിട്ടും ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷം, അഭിമാനം. ശ്രീജേഷിനെ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഹോക്കിക്ക് ഇപ്പൊ അടുപ്പിച്ച് 2 വർഷം മെഡൽ നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ടീമിലെ അംഗവുമാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് അഭിമാനം ഈ ഒരു മൊമെന്റില്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്റ് ഏതോ സിംഗിളായിട്ട് साल बाद हॉकी में भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। म्यूनिख के बाद पेरिस में भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। तो
भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक्स से शानदार खबर मिल रही है। करीब 52 साल में इतिहास रचा है भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में। अगर बात करें म्यूनिख के बाद में पेरिस में भी भारतीय हॉकी टीम ने कमाल का खेल दिखाया है और एक शानदार मुकाबले में स्पेन को मात दी है। 2-1 से स्पेन की हॉकी टीम को हरा दिया और इसी के साथ ही एक और ब्रॉन्ज भारत की झोली में। भारत के शेरों ने आज शानदार खेल दिखाया और ये मैच 2-1 से जीत लिया। सोया चाप वाली जगह पर मिली है। फूड लाइसेंस की शर्तों के खिलाफ यहां पर काम हो रहा था और लोग चटकारे लगा करके सोया चाप खाते हैं। जगह जगह गंदगी का अंबार था। फूड सेफ्टी टीम ने इस फर्म को नोटिस दे दिया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से गंदगी में ये सोया चाप बनाई जाती है और लोगों को खिलाई जाती है, जिसका पता भी नहीं चलता। लोग चटखारे लगा करके राजा पार्क की ये सोया चाप खाने जाते हैं। बहरहाल फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अनियमितताओं को उजागर किया है। टीम ने फर्म को इसे लेकर नोटिस भी दिया है। तो वहीं दौसा से सांसद मुरारीलाल मीणा ने संसद में नेशनल हाईवे 21 पर तकनीकी खामियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में नेशनल हाईवे 21 के ब्लैक स्पॉट को ठीक करने की मांग की है। आपको बता दें कि यह हाईवे आगरा से बीकानेर तक जाता है, जिसमें दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले पड़ते हैं। एंट्री पॉइंट, क्रॉसिंग पॉइंट पर फ्लाईओवर नहीं बनाए जाने से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान सड़क एवं परिवहन मंत्री आपके माध्यम से उनको आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 121 जो कि राजस्थान के आगरा से लेकर के बीकानेर तक जाता है और दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, सर इसका निर्माण 30 वर्ष पूर्व हुआ था और इस पर जब निर्माण हुआ था तो उस टाइम कुछ ऐसी तकनीकी खामियां रह गई, कुछ ऐसे ब्लॉक स्पॉट्स रह गए, उसमें ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा इस टाइम बढ़ गया। सर मेरा निवेदन ये है कि जितने भी वहाँ पे क्रॉसिंग्स हैं, चाहे शहरों के बाईपास पे एंट्री पॉइंट हैं शहरों के, चाहे अपने वैसे क्रॉसिंग्स हैं, वो सारे क्रॉसिंग्स पे जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं वो 1 किलोमीटर आगे या 1 किलोमीटर पीछे बना दिए गए। और मैं समझता हूँ देश में कोई भी ऐसा हाईवे नहीं है जिस पर ये क्रॉसिंग आगे पीछे बनाए गए हो। सब जगह चौराहे पे क्रॉसिंग बनते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा हाईवे देश का ये, इस पे सारे क्रॉसिंग पे कहीं भी फ्लाईओवर नहीं बनाए गए, आगे पीछे बनाए गए। और जो हमारे दौसा शहर है विशेषकर, उसका एंट्री पॉइंट पे भी फ्लाईओवर नहीं बनाया गया, उसका आउटर पॉइंट पे फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितने भी ब्लॉक स्पॉट है उन पर इम्प्रूवमेंट किया जाए और वो सारे फ्लाईओवर चौराहे पर बनाया जाए ताकि एक्सीडेंट कम हो सके। दूसरा एक निवेदन और है, एक हाईवे दौसा का और गुजरता है 48 नंबर का, वो खाटू श्याम जी को जोड़ता है सीधा, और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड उस पर ऊपर है, वो भी 2 लेन का है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं, अब सरकार से चाहते हैं कि उसको 4 लेन किया जाए, उस पर भी रोज एक्सीडेंट होते हैं। ये 2 ऐसे कारण हैं टेक्निकल जिनकी वजह से नेशनल हाईवे 121 और नेशनल हाईवे 48 पर जबरदस्त एक्सीडेंट होते हैं। हर माह 2-4 मौत हो जाती है। तो मेरा निवेदन है इनमें सुधार किया जाए। अपने परिवहन मंत्री जो है नहीं यहाँ पे, मेरा। और अब आपके काम की खबर है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको चिंता करने या फिर मोबाइल तलाशने के लिए पुलिस थानों की चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही CEIR पोर्टल की मदद से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। मोबाइल खोने या चोरी होने पर ना हो परेशान। CEIR पोर्टल है हर समस्या का समाधान। नहीं लगाने होंगे पुलिस थानों के चक्कर, पुलिस देगी मोबाइल ढूंढकर। केंद्र सरकार के शुरू किए गए CEIR पोर्टल की मदद से आप अपने चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को तलाश सकते हैं। यही नहीं, आप चोरी हुए मोबाइल को आसानी से ब्लॉक भी कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाएं और CEIR पोर्टल आप यहां पर टाइप करें। इसको टाइप करने के बाद एक होम जो साइट है वो आपको यहां पे खुलेगी दूरसंचार विभाग की, और यहीं पर आप देख रहे हैं कि CEIR सर्विसेज सबसे पहले एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें बताया गया कि ब्लॉक स्टोलन एंड लॉस्ट मोबाइल फ़ोन, यानी कि यदि कोई मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसको अनब्लॉक
कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल फ़ोन वापस से मिल जाता है तो आप उसको अनब्लॉक भी घर बैठे ही इसी CEIR पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। और वहीं पर जो रिपोर्ट आपने थाने में यानी जो ऑनलाइन रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई थी, उस रिपोर्ट में कहाँ तक प्रक्रिया पहुँची, यानी कहाँ तक आपकी स्टेटस रिपोर्ट है, वो भी आपको किसी थाने में जाकर के पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पोर्टल पर चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, यानी जो रिक्वेस्ट आपने भेजी थी, जो शिकायत आपने दर्ज करवाई थी, उसका स्टेटस आप यहाँ से जान सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल को ब्लॉक या अनब्लॉक करने की रिक्वेस्ट CEIR पोर्टल पर करते हैं तो इसकी स्टेटस रिपोर्ट को भी इस पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई के मुताबिक CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही संबंधित जिले और पुलिस थाने को ट्रांसफर कर दी जाती है। और साथ ही साथ उसमें कई एडिट फीचर है जिससे आप फ़ोन की जानकारी भी ले सकते हो। सेकेंड हैंड फ़ोन की जानकारी हो, उसको फ़ोन को अगर आप गुम हुए फ़ोन को ब्लॉक करना हो तो ब्लॉक कराने के फीचर भी अवेलेबल है। तो एक बेसिकली यूज़र को अपने जो आम जन है उसको एक बेसिकली बहुत ही बेहतर सुविधा दी जा रही है। जैसे इस पोर्टल पे रिपोर्ट जनरेट होती है उसको बेसिकली कंसर्न पुलिस स्टेशन या संबंधित थाना द्वारा उसको ट्रेस किया जा करके यूज़र को वापस उपलब्ध करा दी। राजस्थान पुलिस की साइबर ब्रांच को CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में तत्काल कार्रवाई कर मोबाइल तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो CEIR का पोर्टल है, देखिए ये लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग एंड लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल फ़ोन, यानी आपके जब मोबाइल फ़ोन चोरी होता है या गुम होता है तो आप इसी प्रक्रिया में बैठ करके इसी मोबाइल फ़ोन की गुमशुदगी दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन नंबर IMEI नंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ में डिवाइस ब्रांड, यानी आपका मोबाइल किस ब्रांड का है वो आपको बताना पड़ेगा। आपके डिवाइस का मॉडल क्या है ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा। और यदि कोई बिल आपके पास में है, इनवॉइस का है उसका, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि यदि मोबाइल आपका खो जाता है, गुम हो जाता है, तो आप ये मोबाइल फ़ोन कहाँ गुम हुआ था, लॉस्ट पैलेस यानी जगह बतानी होगी, तारीख आपको बतानी होगी, किस ज़िले में आपका मोबाइल फ़ोन गुम हुआ था वो जानकारी आपको देनी होगी, कौन सा स्टेट है और कौन सा, इसमें एक बात और लिखिए कि कौन सा पुलिस स्टेशन है, इसकी जानकारी और पुलिस कंप्लेंट नंबर ये आपको इसमें बताने पड़ेंगे, ताकि किसी भी तरीके से जब आपका मोबाइल फ़ोन जब इस पोर्टल पर जब आपका मोबाइल फ़ोन आपकी शिकायत दर्ज होगी, उसके बाद संबंधित थाने को ये शिकायत भेजी जाएगी और उसके बाद में पुलिस इसी पोर्टल के जरिए आपके मोबाइल फ़ोन को तलाश करेगी। राजस्थान पुलिस की साइबर ब्रांच ने विशेष अभियान चलाया है जिसके तहत वो गुम और चोरी हुए मोबाइल तलाश कर लोगों की खुशियां लौटा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच जैसलमेर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बॉर्डर पर जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला है। एंटी लैंड माइन के बाद हैंड ग्रेनेड मिलने की जानकारी सामने आ रही है। तो म्याजलार के ग्रामीणों ने इस ग्रेनेड को लेकर सूचना दी है। मौके पर BSF के अधिकारी पहुंच चुके हैं। पूर्व में सरहदी जिलों में कई बार जिंदा बम मिल चुके हैं और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से सबसे बड़ी खबर। और बात करेंगे सीकर की, जहां पर नए मास्टर प्लान के विरोध में बाजार पूरी तरह से बंद है। अलग अलग संगठन मास्टर प्लान का विरोध कर रहे हैं। प्लान का विरोध तब से ही हो रहा है जब से इसे बनाया गया। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि इस मास्टर प्लान से खाटू श्याम जी के लोग चौपट हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। खाटू श्याम जी की जनता मास्टर प्लान नहीं से मास्टर प्लान को रद्द करो। सीकर में नए मास्टर प्लान का विरोध। खाटू श्याम जी की जनता मास्टर प्लान नहीं से खाटू श्याम जी बाजार पूरी तरह बंद। अलग अलग संगठनों ने किया बंद का आह्वान। प्लान को रद्द करो, प्लान को रद्द करो। खाटू श्याम जी के दर्शन करने हर रोज भक्तों की भारी भीड़ आती है, लेकिन गुरुवार को भक्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि मास्टर प्लान के विरोध में खाटू श्याम जी के बाजार पूरी तरह बंद है। विभिन्न संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद किए गए। इतना ही नहीं, बंद को समर्थन करने वाले लोग घूम घूम कर दुकानों को बंद करवा रहे हैं। हालांकि खाटू श्याम जी मंदिर दर्शन के लिए खुला है।
प्लान के विरुद्ध जो आज बाजार बंद की स्थिति है पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से पूरा बंद है और इससे गांव वालों का समर्थन भी है और आगे इस पे भी सांकेतिक ये धरना हमारा बंद था। अगर इस पे सरकार विमर्श करके इसको मास्टर प्लान को निरस्त नहीं करती है तो हमारा आगे एक बड़ा आंदोलन करने का विचार है। जानकारी के मुताबिक खाटू श्याम जी का 2041 का मास्टर प्लान सरकार की तरफ से बनाया गया। जब से ये मास्टर प्लान बनाया गया है तब से ही इसका विरोध हो रहा है। सभी राजनीतिक दल और स्थानीय संगठन इसके विरोध में उतर गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद किए जाएंगे। 2041 का जो प्रारूप आया है वो खाटू श्याम जी को उजाड़ने वाला प्लान तैयार हुआ है, इसलिए उसके विरोध में खाटू श्याम जी आज संपूर्ण बंद है। और इसी प्रकार अगर हमारी राज्य सरकार इस खाटू श्याम जी मास्टर प्लान को रद्द करने के बारे में नहीं विचार करेगी और इसको रद्द नहीं करेगी तो आगे खाटू श्याम जी की वासी खाटू श्याम जी के निवासी बड़ा उग्र आंदोलन करने की योजना बना के और बड़ा आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। मास्टर प्लान 2041 के विरोध के लिए 51 सदस्यों की संघर्ष समिति बनाई गई है। लोगों का आरोप है ये प्रारूप एक कंपनी ने बनाया है। विरोध कर रहे लोगों का साफ कहना है कि इस प्लान में खाटू श्याम जी की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे। इस मामले में नगर पालिका भी आम लोगों के साथ है। आइए अब आपको मास्टर प्लान 2041 के विरोध की वजह बताते हैं। इस मास्टर प्लान के तहत सड़कों को 80 से 100 फीट चौड़ा किया जाएगा। लोगों का आरोप है कि ऐसा करने पर उनके घर और दुकानें टूट जाएंगी। मंदिर के दक्षिण की तरफ का पूरा इलाका खाली करवाने का भी प्रस्ताव है। इससे भी कई लोगों के घर और मकान टूट रहे हैं। सुविधा के नाम पर स्थानीय लोगों और किसानों की काफी जमीन अधिग्रहण करने का भी प्रस्ताव है। स्वामी की ठाड़ी के पास जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है, उसका भी विरोध हो रहा है। बहरहाल खाटू श्याम जी के बाजार बंद होने से श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है, ऐसे संकेत भी दिए जा रहे हैं। सीकर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं राजसमंद जिले में बारिश के बाद यहां की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आखिरकार क्यों पहुंच रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ के बीच अरावली की वादियों में बसा ये है गोरम घाट, जो बारिश के मौसम में हूबहू कश्मीर जैसा नजर आता है। यही वजह है कि इसे राजस्थान के कश्मीर कहा जाता है। ये जगह राजसमंद जिले के देवगढ़ के पास है। गोरम घाट के आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बादलों का डेरा और ऊंचे झरनों को देख पर्यटक पर बस ही आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ ट्रेन से सफर करना भी अलग आनंद देता है। यहाँ से 500 मीटर दूरी पर 50 फीट चौड़ा एक झरना है जिसका नाम जोग मंडी झरना है। यह मारवाड़ के पाली जिले की सीमा से भी लगती है। यही कारण है कि यहाँ जोधपुर और मेवाड़ दोनों तरफ से पर्यटक आते हैं और अपना पल यादगार बनाते हैं। जोग मंडी झरना बारिश के समय काफी आकर्षक और एडवेंचरस नजर आता है, जिसे देखकर पर्यटक उत्साहित हो जाते हैं। देवगढ़ नगर में पिछले 2 दिनों से हो रही अच्छी बारिश के बाद जलाशयों में पानी की आवक के साथ ही झरने बहना शुरू हो गए। क्षेत्र का प्रसिद्ध भील बेरी का झरना अपने पूरे यौवन पर बह रहा है। इस झरने की सुंदरता को निहारने के लिए मेवाड़ और मारवाड़ से बड़ी संख्या में पर्यटक बारिश के मौसम में यहाँ पहुँचते हैं। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है, जिसमें 182 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। भील बेरी झरने को राजस्थान का दूध सागर भी कहा जाता है। राजसमंद जिले के कामड़ी घाट के निकट अरावली वादियों में बसे प्राचीन मां गौरी के मंदिर के दर्शन करके हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में मां गौरी यहां झरने में स्नान करती थीं। अपने शरीर से उतरे मैल से उन्होंने श्री गणेश का पुतला बनाया और यहां उसमें प्राण डाले थे। इसीलिए और चलिए इसी के साथ ही